हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम या सिंपली आप कह सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको पता होगा एक सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जिनके पास चाहे वो बिज़नेस करते हैं, चाहे वो उनकी सैलरी होती है, चाहे वो किसी और तरीके से काम करते हैं और उनके पास जो पैसा होता है वो सरप्लस होता है। उनको हम कहते हैं जिनको जिनके पास क्या होता है, सरप्लस मनी उनके पास होता है। तो कुछ लोगों के पास क्या होता है, सरप्लस मनी होता है। लेकिन कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं होती है, या वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो कोई काम करेंगे। तो इसलिए जिनके पास फंड्स ज़्यादा होते हैं वो चाहते हैं कि वो इन फंड्स को, जो उनके पास मनी पड़ा है, जो उनके पास रिसोर्सेज पड़े हैं, उनको किसी जगह पे इन्वेस्ट करें। क्या सोचते हैं वो? सोचते हैं कि जो उनके पास रकम पड़ा है ताकि वो उसको इन्वेस्ट करें, ताकि वो फ्यूचर में उनके काम आ सके। फ्यूचर में अगर वो कोई प्लान करेंगे तो उसके काम वो चीज़ आ जाएगी। और इसी के साथ कुछ लोग जिनके पास फंड्स कम होते हैं वो चाहते हैं कि उनके पास किसी तरह से फंड्स आ जाएं ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम जो होते हैं उनको आगे बढ़ा सकें। तो इनको फंड्स की ज़रूरत होती है और इनके पास फंड्स ज़्यादा होते हैं। जाहिर है कि ये जो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं वो इनको डायरेक्टली पैसा नहीं देने वाले, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक स्टेट में, एक गांव में कुछ लोग, एक बंदा है, दूसरे गांव में एक और बंदा है। ये एक के पास ज़्यादा पैसा है और दूसरे के पास फंड्स नहीं है, उसको फंड्स की ज़रूरत है। ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ये एक दूसरे को पैसा नहीं देंगे। क्यों पैसा नहीं देंगे? क्योंकि इनको भरोसा नहीं है कि बाद में ये वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, बाद में टाल मटोल तो नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक दूसरे को ये फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक दूसरे को फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इन दोनों के दरमियान जो फंड्स है, इसके फंड जो है इसको ट्रांसफ़र हो सकें और इसकी भी परेशानी दूर हो जाए और इसकी भी परेशानी दूर हो जाए, तो दोनों को आसानी हो जाए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रह जाए। तो इसलिए क्या होता है, इसके बीच में क्या आ जाता है, इनके बीच में फाइनेंशियल सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम कर लेता है। एक फाइनेंशियल सिस्टम मुल्क का इन दो टाइप्स के जो इंसान होते हैं, दो टाइप्स के जो लोग होते हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज का काम कर लेता है। कौन सा? एक फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये क्या कर लेता है, फाइनेंशियल सिस्टम पे भरोसा होता है। जो जिसके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं उसका भी भरोसा होता है फाइनेंशियल सिस्टम पे, और जिसके पास कम फंड्स होते हैं उसका भी भरोसा होता है किस पे? फाइनेंशियल सिस्टम पे। इन दोनों के दरमियान ये दोनों एक दूसरे को फंड डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग? जिसके पास ज़्यादा पैसा है, आगे भी इसने क्या किया, इसने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया। कहाँ पे किया? बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया। तो बैंक में इसने अपना पैसा रखा, सेफ रखा वहाँ पे। इसको पता है कि इसका पैसा डूबने वाला नहीं है। बैंक इसको जब भी वो चाहेगा अपना पैसा निकाल सकता है, विथ इंटरेस्ट उसको निकाल सकता है, या अगर वहाँ पे ऐसे ही सेविंग अकाउंट में रखेगा तो भी वो अच्छी तरह से जब चाहेगा निकाल सकता है। तो इस तरह से इसकी जो परेशानी है वो दूर हो गई। लेकिन एक और बंदा ऐसा है कि जिसको फंड्स की ज़रूरत है, ये क्या करेगा? तो ये बैंक को अप्रोच करता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे बिज़नेस चलाना है, या मैं बिज़नेस चला रहा हूँ तो उसके लिए मुझे फंड्स चाहिए। तो ये बैंक क्या करता है, ये बैंक काम करता है, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लेता है, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं जो भी इनको करनी पड़ती है, ताकि इसको ये एश्योरेंस मिल जाए, बैंक को ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो पैसा, जो लोन बैंक प्रोवाइड करने वाला है इस बंदे को, इस बिज़नेस को जो लोन प्रोवाइड करने वाला है, ये डूबने वाला नहीं है। इसको पूरी तरह से गारंटी लेके इससे फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे इसको लोन प्रोवाइड कर लेता है। तो इस तरह से जो फंड्स इसके पास थे, जो फंड्स इस बंदे के पास थे, वो इस बंदे के पास ट्रांसफ़र हो गए। ये भी बिज़नेस चला पाएगा और इसकी भी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि इसके पास जो सरप्लस मनी था ये उसको सेव रखना चाहता था, ये इसको इन्वेस्ट करना चाहता था। तो इसने बैंक में इन्वेस्ट किया या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऐसे ही बैंक में नहीं रखा, इसी तरह से लॉकर में नहीं रखा था, क्योंकि उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कैश को खा जाते हैं। तो क्या किया कि इस बैंक ने अपने पास पैसा नहीं रखा, इस बैंक ने थोड़ा सा अमाउंट जो एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस इसको अपने पास रखने हैं, तो वो तो अमाउंट रख दिया, चाहे किस फार्म में रखा, कैश फार्म में रखा या किसी और फार्म में रखा। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो बाकी इसके पास बचा रहता है वो इसको ट्रांसफ़र कर लेता है, दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो इस तरह से इसने अपने बिजनेस के लिए जो फंड्स है वो भी अरेंज कर लिए। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये एक लिंक की तरह काम कर लेता है, दो आदमियों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो फर्म्स के दरमियान, दो बिजनेस के दरमियान। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ सरप्लस टू द एरियाज ऑफ डेफिसिट। सरप्लस एरिया से, जहाँ पे फंड्स ज़्यादा है, वहाँ से ये फैसिलिटेट करता है, क्या फंड्स फैसिलिटेट करता है उस जगह पे जहाँ पे फंड्स की कमी है। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आपको पता चल गया कि ये फाइनेंशियल सिस्टम क्यों चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी मुल्क में।
अब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस की बात करेंगे एज फार एज फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज कंसर्न। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज डेट वर्क टुगेदर टू अचीव ए प्रीडिटरमाइंड गोल। जो हमारे मकासद होते हैं उनको अचीव करने के लिए ये एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक मजमा होता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, वेरियस इनिशिएटिव्स, वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो एक साथ काम करके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाते हैं। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच इन्फ्लुएंस द जनरेशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। वॉन हॉर्न कहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम एज द पर्पस, डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को एज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स टू एलोकेट सेविंग्स एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स और फॉर कंजप्शन। यानी इसके मुताबिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं ये एक हिस्सा होते हैं इस फाइनेंशियल सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो फंड्स वगैरह होते हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाता है। उनको या तो एसेट्स खरीदने में स्पेंड करते हैं कुछ लोग एसेट्स को सेव करते हैं और कुछ लोग उनको स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है या कंजप्शन होता है। क्रिस्टी एक और डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं सप्लाई फंड्स टू वेरियस सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी इन वेज डेट प्रमोट द फुलेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डिस्टेबलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस और अननेसेसरी इंटरफेरेंस विद द इंडिविजुअल डिजायर्स। यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये फंड सप्लाई करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए फंड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि कंट्री की मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह से इनको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो भी रिसोर्सेज, जो भी पैसा अवेलेबल होता है मुल्क में, तो उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाता है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। रॉबिन्सन एक और डिफिनेशन देते हैं और लिखते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ एंड टू परमिट पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स इन द कंजप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग वेल्थ। यहाँ पे अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको क्या कर सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर लेता है। तो फिर क्या हो जाता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी और बंदे को देते हैं, वो पैसा किसी और बिजनेस को देते हैं। तो इस तरह से उस पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा, यानी आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है, पैसा कमा लेता है। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो उस पैसे से आप बिजनेस कर सकते हैं, उस पैसे से आप कोई भी काम कर सकते हैं। और पैसा अगर आपके हाथ में हो तो पैसा ज़्यादा पैसा बना सकता है आइंदा अगर आप उसको किसी बिजनेस में लगाएं या किसी जगह इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से ये वेल्थ क्रिएट करने के काम आ जाता है। तो इन डिफिनेशन से हमें क्या पता चला, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज द मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। यानी जो सेविंग्स एक बंदा करना चाहता है, अगर एक बंदे के पास ज़्यादा पैसा है, जिस किसी के पास भी ज़्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करता है, वो सेव करना चाहता है, वो उस पैसे को सेव रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, एक मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, ये जो सेविंग्स है ये ऐसा हो कि ये जो सेविंग्स किसी बैंक में रखे, इससे बेहतर है कि इन सेविंग्स को काम में लाया जाए, क्योंकि बैंक में रखने से ज़्यादा फ़ायदा इसका तो नहीं होने वाला है। इस जो जिसने वहाँ पे रखा, अगर उसको ये भी ज़रूरत नहीं है कि उस पर कोई इंटरेस्ट दिया जाए, उसको बस सेव करने के लिए रखा, तो उसके लिए भी ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है कि इस बरक्स के अगर वो इस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट करें, किसी और बिजनेसमैन को दे जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो उस पैसे को विद इंटरेस्ट वापस कर देगा। तो उससे बेहतर यही चीज़ है कि इस पैसे को यूटिलाइज़ किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट जगहों पर इसको इन्वेस्ट किया जाए ताकि इससे और ज़्यादा पैसा बन जाए और मुल्क की ग्रोथ में भी, इकोनॉमी की ग्रोथ में भी ये काम आ सके। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहुँच गए सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट लीड्स टू दी सेविंग्स। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इंपॉर्टेंस ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम का यहाँ पे सेविंग्स हम कर सकते हैं, यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं। कोई भी बंदा अपना जो, अगर उसके पास सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस मनी है, तो उसको सेव कर सकता है, यानी सेविंग्स हमारे लिए बच सकती है। यहाँ पे हम सेविंग्स करते हैं। दैट मीट इज़ द फंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट्स। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि जिस किसी बिज़नेस को, जिस किसी पर्सन को लोन की ज़रूरत पड़ती है, किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से वो मांग सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस के लिए वो क्या करना चाहेगा, उसके लिए सभी पैसा उसके अगर हाथ में नहीं है, सभी पैसा उसके पास में नहीं है, तो बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए क्या करेगा, वो किसी बैंक को अप्रोच करेगा। बैंक को अप्रोच करने के बाद बैंक उसको लोन प्रोवाइड करेगा, तो वो अपना बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है। enables investment by business organizations to commence प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंपनीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, enables इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू, तो ये जो बिजनेस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो गुड्स वगैरह कोई कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। जाहिर है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो उनके लिए, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उनको एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसलिए
उनको वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जिनके पास पैसा होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं या शेयर मार्केट में वो चली जाती हैं वो कंपनीज। तो वहाँ से क्या होता है, वो लोगों का पैसा यूटिलाइज करके उससे और ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। लीड्स टू दी कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कैपिटल बच जाता है। जो भी हम पैसा बिजनेस में लगा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। चाहे हम गुड्स की शक्ल में, स्टॉक की शक्ल में लगाएं या कैश की शक्ल में कोई चीज़ बिजनेस में पैसा लगाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। जब हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सिस्टम जब किसी मुल्क में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे कुछ लोग सेविंग्स करते हैं, जब उन्होंने सेविंग्स की है, जब उनको किसी स्टेज पे ऐसा लगे, फॉर एग्जांपल एक मुलाजिम है, वो जब एक एम्प्लॉई है, जब वो रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद उसने बहुत सारी सेविंग्स की होती हैं, फिर वो क्या सोचता है, फिर अब जब रिटायर हो ही गया तो अब उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है पेंशन की सूरत में या सैलरी की सूरत में। अब वो क्या करता है, जो उसने बचा के रखा होता है वो इसको एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, एज ए कैपिटल। इस तरह से ये कैपिटल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। डेट अल्टीमेटली ब्रिंग्स द ग्रोथ। तो इस तरह से ये जो अगर कोई बिजनेस शुरू कर लेता है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो जाहिर है कि बिजनेस को प्रॉफिट होता ही होता है, तो बिजनेस को लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। कोई फैक्ट्री सेटअप करता है, कोई छोटा सा बिजनेस भी सेटअप कर ले, तो उससे क्या हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और मुल्क की जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से मुल्क का जीडीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें जो सब डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। एक फॉर एग्जांपल एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से पूरी तरह से रिलेटेड है। ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो लिबरलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में देखा गया था कि पहले पहले यहाँ पे आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत कम रहती थी। लेकिन फिर जब देखा गया कि ऐसे ऐसे मुल्क की ग्रोथ नहीं हो सकती, मुल्क का जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हो सकता है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, जिस तरह के कानून यहाँ पे थे, जिस तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मुल्क में थे, तो फिर क्या किया गया, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए 1990s में। तो यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात की है। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि के लिए आपको, अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी फैक्ट्री आपको सेटअप करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे क्लियरेंस लेनी है, म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से क्लियरेंस लेनी है, या किसी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको अप्रोच करना पड़ेगा, या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अप्रोच करना पड़ेगा, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अप्रोच करना पड़ेगा, और पावर कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। यानी आपको बहुत सारे हैक्टिक प्रोसेस से गुजर के आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर एलपीजी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन कंसेप्ट जब आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी छूट दी गई, बहुत सारे कानून ऐसे थे कि उनको नरम किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रेंडली बना दिया गया, जो इंडस्ट्रीज़ के फ्रेंडली बना दिया गया, बिजनेस की फ्रेंडली बना दिया गया उनको। तो कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस थी, कुछ यहाँ पे मतलब रोक लगाई गई थी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट, कोई बंदा अगर इंडिया से बाहर रह रहा है तो वो इतना कि उस पर कुछ लिमिट रखा गया था कि इतना ही इन्वेस्ट कर सकता है, उसका शेयर किसी इंडिया की कंपनी में कितना हो सकता है, उस पर लिमिटेशंस थी। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से बहुत सारी लिमिटेशंस यहाँ पे हटाई गई, बहुत सारी जो यहाँ पे पाबंदियाँ थी वो हटा दी गई। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट हो गया, अब बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से ये लिबरलाइजेशन प्रिंसिपल से क्या हो गया कि जो भी कंपनी सेटअप करना चाहता है, जो भी इंसान कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, आप अभी भी देखते हैं बहुत सारी जगहों पे आजकल आईआरओ स्कीम्स ऐसी निकलती है कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सेटिंग अप एमएसएमई या कोई और चीज़। यहाँ पे एक ही जगह आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आपको बहुत सारी ऑफिस में अब नहीं जाना पड़ता है क्लियरेंस के लिए, आपको एक ही जगह अप्रोच करना है अगर आपको कोई फैक्ट्री सेट, अगर आपको कोई लाइसेंस लेनी है। तो इस तरह से ये जो काम है, ये जो बिज़नेस है वो करना नहायत ही आसान कर दिया गया इस लिबरलाइजेशन की वजह से। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेनली 2 सेक्टर्स आते हैं। इसमें क्या आते हैं, 2 सेक्टर्स। एक को हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर और दूसरे को बोलते हैं इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। एक को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर और दूसरे को बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। और इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें मनी लेंडर्स आ जाते हैं, लोकल बैंक्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स या पान ब्रोकर्स एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं। और अगर हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, इसमें क्या आता है, फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसा आप देखते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज आता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। फिर कौन सा आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कैपिटल, मनी मार्केट या बॉन्ड मार्केट वगैरह इसमें आ जाते हैं। फिर आ जाती है फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें आ जाते हैं मर्चेंट बैंक्स आ जाते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ जाती है, या फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं वेरियस बैंक्स, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो बाकी किस्म के कॉर्पोरेट बैंक्स हो या कोई और बैंक्स हो। तो फिर आ जाते हैं रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स नज़र रखने के लिए, फॉर एग्जांपल सेबी है या आरबीआई है या पीएफआरए है या आईआरडीआई है। तो इस तरह से इनमें बहुत सारी और भी कंपनीज आ जाती है इन वेरियस सेक्टर्स। अगर हम अब बात करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर की, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये लोग ये जो मनी लेंडर्स होते हैं या लोकल बैंकर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने मन मुताबिक अपने जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो खुद से डिवाइस किए होते हैं। इंटरेस्ट रेट वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, जो इनसे बारो कर लेता है मनी, तो ये खुद ही सभी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं और ये जल्दी जल्दी लोन प्रोवाइड कर लेते हैं, बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरा किए ये लोगों को लोन प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इंडिया फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ये हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें फोकस जो करना है यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, वो फोकस कर लेना है हमें फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। और कुछ छोटी सी बातें आपको मैं बताना चाहूँगा अबाउट इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, क्विकली लोन दिया जाता है, लोगों को क्विकली मनी प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, बिना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बिना कोई गारंटी प्रोवाइड किए, तो इनको जल्दी जल्दी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंट वेरी होती है, एक पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है, दूसरे को कम किया जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो लेंडर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होती हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई लीगल बैटल नहीं होती है, किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे पूरी नहीं करनी पड़ती है लोगों को। तो इस तरह से ये जो लोन है ये क्विक है, ये लोगों को जल्दी जल्दी दिया जाता है, मिल जाता है। तो इस तरह से ये लोन भी यहाँ पे प्रेवलेंट है इंडिया में। तो ये सिस्टम भी यहाँ पे चलता है इन स्मॉल विलेजेस, इन स्मॉल मोहल्लाज, तो वहाँ पे ये सिस्टम चलता है। अगर किसी को कोई थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 1000 रुपये की, 2000 की, 10,000 की, तो 10 दिन के लिए ले लेता है, फिर उसी के हिसाब से उसको चार्ज किया जाता है ये जो लेंडर्स होते हैं उनके द्वारा। तो अब हम बात करेंगे अबाउट दी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इसको कैटेगराइज किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा या तो इनको हाउस होल्ड से पैसा मिलता है, या तो बिजनेस फर्म से पैसा मिलता है, या गवर्नमेंट से या फॉरेनर्स से पैसा मिलता है। तो फिर क्या हो जाता है, फिर बारोवर्स कौन होते हैं, यहाँ पे बारोवर्स होते हैं बिजनेस फर्म्स होते हैं, उनको बिजनेस में ज़रूरत लगता है, या गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी बारो कर लेती है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो क्रेडिट हासिल कर लेती है, या हाउस होल्ड्स होते हैं, कुछ जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो हासिल कर लेता है, जिसके पास सरप्लस है वो दे देता है, वो लैंड कर देता है मनी, और जिसके पास कम होता है, जिसके पास मनी डेफिसिट होता है, तो वो क्या करता है, वो बारो कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे फंड ट्रांसफर के लिए ये एक इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें मेनली आते हैं, एक तो आते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या आते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे। और कौन होते हैं, बैंक्स आर क्रेडिटर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ क्रेडिट। ये जो बैंक्स होते हैं ये क्रेडिट क्रिएट भी करते हैं। यहाँ पे बैंक्स में आप देख रहे हैं कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं ये तो। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनमें ये ताकत नहीं है, उनको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, वो खाली लोगों को दे देते हैं, वो खाली लोगों को लेंड करते हैं मनी। तो लोग वहाँ से बारो कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो non-bank financial institutions can be specialized financial institutions like Export Import Banks of India, Tourism Finance Corporation of India, या infrastructure development finance company, etc. They can also be sector based such as NABARD, या इसमें आ जाता है NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, या आ जाता है UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या LIC आ जाता है, या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच पार्टिसिपेट इन दी पेमेंट सिस्टम। जो लोगों का लेन देन होता है, रोजमर्रा का लेन देन होता है, लोगों का डिपॉजिट कर लेते हैं बैंक में, या ट्रांसफर सर्विसेज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से विड्रॉ भी करते हैं। तो ये इन्हीं एक्टिविटीज़ में ये इन्हीं एक्टिविटीज़ के काम आते हैं ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और ये क्रेडिट भी प्रोवाइड कर लेते हैं, चाहे वो लोगों को लोन देते हैं या कंपनीज़ को देते हैं। तो इस तरह से ये लैंड भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, लोगों से लेते हैं और खुद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोगों में जिनको ज़रूरत होती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्रेडिट तो प्रोवाइड कर लेते हैं लेकिन ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्रेडिट, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लोगों का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC किसी का पैसा नहीं लेती है, किसी को ये नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये लोग कि हमारे यहाँ पे पैसा आप जमा करो, डिपॉजिट करो, यहाँ फिक्स डिपॉजिट रखो या टर्म डिपॉजिट रखो। तो ये चीज़ें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंसेस दी गई है बिटवीन दी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये हम देखेंगे क्या है। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल
पीपल एंड इट रिक्वायर्स ए बैंकिंग लाइसेंस फॉर डैट। तो बैंक्स के लिए ज़रूरी है कि अगर इनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लोगों के दरमियान एक इंटरमीडिएट का काम करना है, एक मिडलमैन का काम करना है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे पैसा कलेक्ट कर लेना है, उसका पैसा सेव करना है, और जिसके पास पैसा कम है उसको पैसा दे देना है, उसको पैसा लैंड करना है, तो उसके लिए इनको चाहिए कि इनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इनकम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि नॉन बैंकिंग वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंटरमीडिएट होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं विदाउट होल्डिंग द बैंकिंग लाइसेंस। तो ये बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता है, जो ये क्या कहते हैं, इसको नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन सर्विसेज, बैंक्स प्रोवाइड ट्रांजैक्शन सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, यूज ऑफ चेक बुक्स, ट्रैवलर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जैसा कि आप बहुत सारी फंक्शंस देखते हैं बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, या ओडी फैसिलिटी आप कह सकते हैं, या ट्रैवलर चेक या चेक बुक्स ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, डीडी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, या ट्रांसफर ऑफ फंड्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ये ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। और मनी सप्लाई के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बैंक डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल मनी सप्लाई। तो बैंक में जो डिपॉजिट रखा होता है, तो मुल्क में जो सप्लाई होती है मनी की, तो ये इसमें मेन कंट्रीब्यूशन तो इसी का आता है। लोग बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बैंक उसको अपने अंदर नहीं रखता है, उसको सेव नहीं रखता है, उसको क्या करता है, उसको मार्केट में डालता है। कुछ अमाउंट उनको अपने पास रखना पड़ता है, लेकिन बाकी का जो अमाउंट होता है वो क्या करते हैं, वो तो बाहर मार्केट में डालते हैं। तो इस तरह से नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कोई ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मनी सप्लाई ऑफ द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज स्मॉल। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, वो ज़्यादा नहीं होती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर किन का होता है, ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट क्रिएट क्रेडिट। तो जैसा हमने अभी कहा कि बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, जबकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स नहीं कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स दे आर नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं किया जाते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, और वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कंटेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, पेमेंट सर्विसेज यहाँ पे इनका रोज़ बरोज़ का काम है, और जबकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का ये काम नहीं है। तो इस तरह से ये हो गई मेन डिफरेंस अबाउट दी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये काम करते हैं रेगुलेटेड बाय दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये जो होते हैं, ये कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, ये कंपनीज के अंडर रजिस्टर होती है। और यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जबकि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उन पर लिमिट रखा गया है कि कितना वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनको इन्वेस्ट करने का अलाउड नहीं है, उनको इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो इनको क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश रिजर्व रेशियो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उनको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, इनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ें इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम आप बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट वेयर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग इक्विटीज, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स टेक प्लेस। तो यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग की जाती है किन चीज़ों की, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, या इक्विटीज़ होती हैं, कैपिटल आप मान के चल सकते हैं, या बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, करेंसीज या डेरिवेटिव्स वगैरह, यहाँ पे इन्हीं का ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो इनको डिवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये जो मनी मार्केट होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का लोन दिया जाता है लोगों को। और जो कैपिटल मार्केट होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। जो लोन दिया जाता है वो यूजुअली मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, जबकि मनी मार्केट में कितना होता है, वो लेस देन 1 ईयर के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे फॉरेन करेंसीज में ट्रेडिंग की जाती है। तो इस तरह से इनके डिफरेंट सब टाइप्स भी हैं। ये मनी मार्केट को हम डिवाइड करते हैं इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इस तरह से कैपिटल को भी डिवाइड करते हैं इनटू इक्विटी एंड डेट मार्केट। तो डेट मार्केट के को भी डिवाइड करते हैं इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इक्विटी को डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव्स को सब डिवाइड करते हैं इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड और स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। और यहाँ पे जो प्राइमरी जो इक्विटी होती है उसको डिवाइड किया जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इक्विटी में। तो इस तरह से ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट्स का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी जो इसकी ये जो इतनी सारी लेंथी क्लासिफिकेशंस है, ये मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो मेनली यहाँ पे हम फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या फंक्शंस है इसकी, टू फैसिलिटेट क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। तो ये क्या करते हैं,
फैसिलिटेट करते हैं। जो क्रेडिट होता है, जो पैसा होता है, तो उसका जो फ्लो होता है मार्केट में, तो उसको फैसिलिटेट करते हैं। क्रेडिट अवेलेबल करते हैं जिसको ज़रूरत पड़ती है या जिसके पास सरप्लस होता है तो उससे वो ले लेते हैं। टू सर्व एज एन इंटरमीडिएरीज फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। अगर किसी ने सेविंग्स की है, उनको ऐसे ही बेकार नहीं रहने दिया जाए। पैसा अगर किसी जगह पे है तो उसको ऐसे ही बेकार नहीं रहने दिया जाए। ये मार्केट इस चीज़ का काम करते हैं कि उस पैसे को यूटिलाइज़ किया जाए और उस पैसे को बिजनेस में लगाया जाए, लोगों को दिया जाए और लोग उससे काम करें, ताकि उससे मुल्क की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ सके, मुल्क का GDP जो है इंक्रीज़ हो सके उससे। तो ये जो सेविंग्स होती है लोगों की, उनको मोबिलाइज करने का काम करते हैं ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। और थर्ड फंक्शन इसका क्या है? टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक रखने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोग्रेसिव रखने में ये मदद करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स इस तरह से। और ये क्या करते हैं? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस। तो जो भी किसी चीज़ को भी कोई फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है, किसी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी को, या किसी को सरप्लस अमाउंट होता है, तो उसके लिए ये एज इनको कन्वीनियंस हो जाती है। जब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं तो यहाँ पे एज ए कन्वीनियंस ये काम कर लेते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस एट लो कॉस्ट। तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस एट लो कॉस्ट। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेते हैं क्रेडिट के मुतालिक या ट्रांजेक्शन्स के को फैसिलिटेट करते हैं विद द मिनिमल कॉस्ट, एंड इन टर्न वो चार्ज कर लेते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स चार्ज कर लेते हैं और इसी का काम कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एट लो कॉस्ट फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? टू कैटर द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी नीड्स होती है, जाहिर है कि जो भी बिजनेस चलाता है तो उसको आए दिन ज़रूरत पड़ती है, कभी उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कभी उसके पास सरप्लस पैसा होता है, तो इसके लिए वो काम करते हैं। तो इनको क्रेडिट प्रोवाइड कर लेती हैं जिनको भी ज़रूरत होती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं यही करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अबाउट दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम में? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव ए मॉनिटरी वैल्यू, यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हथियार होते हैं जो जिनका मॉनिटरी वैल्यू होता है। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो ऐसी होती हैं कि उनका मॉनिटरी वैल्यू होती है। उनको हम फॉर एग्जांपल इन मनी सर्विसेज, इन मनी टर्म्स हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेट बेस्ड सिक्योरिटीज एंड इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटीज। तो ये सिक्योरिटीज की शक्ल में होती है। अगर हम सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे तो हमें मनी पे करना पड़ेगा, अगर सिक्योरिटीज़ हम परचेज करेंगे तो हमें मनी पे करना पड़ेगा, या अगर हम सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हम इन रिटर्न हमें मनी मिलेगा, इन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, इनके बदले में। Equity based securities consist of equity share capital, which is ownership based security and represents risk capital. Debit based security consists of bonds and debentures. तो डेबिट बेस्ड सिक्योरिटी में क्या आता है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आता है। और इक्विटी में क्या आ जाता है? ओनरशिप बेस्ड सिक्योरिटीज एंड रिप्रेजेंट्स रिस्क कैपिटल। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ये है कि वो इनमें लिक्विडिटी होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी, दिस कैन बी इजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू द कैश। यानी इनमें ऐसी ताकत होती है कि जब भी हम चाहेंगे तो इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन सिक्योरिटीज़ को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को। और मार्केटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटेट ईजी ट्रेडिंग ऑन द मार्केट, दे हैव ए रेडी मार्केट। यानी इन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनको क्या किया जा सकता है? इनको मार्केट वैल्यू मिल जाता है, यानी इनके लिए मार्केट आसानी से अवेलेबल होता है जहाँ पे इनको ट्रेड किया जा सकता है और इन रिटर्न हमें मनी मिल सकता है। कोलेटरल वैल्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्लेज्ड फॉर गेटिंग लोन्स। तो इनके बदले हमें लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इनमें ऐसी क्षमता होती है कि फॉर एग्जाम्पल इनमें इनका खास मॉनिटरी वैल्यू होता है। अगर इनका मॉनिटरी वैल्यू नहीं होता तो इनके बदले मतलब इनका कोई मतलब नहीं होता फिर। तो इस तरह से अगर इनका कोई मॉनिटरी वैल्यू है तो उसी हिसाब से लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक किसान को लोन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ही हैज़, तो इसी तरह से अगर किसी के पास ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है तो इनके बदले लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है एक बंदे को, एक बिजनेस को। ट्रांसफरेबिलिटी, तो इनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है इन इंस्ट्रूमेंट्स को। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग। तो मैच्योरिटी पीरियड भी इनका होता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या इंटरमीडिएट हो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग कॉस्ट। द बाइंग एंड सेलिंग और कॉल्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो जब हम इनको बाई या सेल करते हैं तो उसके दौरान भी चार्ज किया जाता है इन पे कास्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट। रिस्क, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैरी रिस्क, तो इनमें रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और रिस्कियर इन कंपैरिजन टू डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज द पेमेंट इज डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टन। तो इक्विटी बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। ए कंपनी मे नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन ए पर्टिकुलर ईयर, हाउएवर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज मोर और लेस सर्टन अनलेस द कंपनी गेट्स इंसॉल्वेंट। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को।
तो अब हम बात करते हैं अबाउट दी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये भी एक कंपोनेंट है किसका, ये भी एक पार्ट है फाइनेंशियल फॉर्मल सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का। तो फाइनेंशियल सर्विसेज और सर्विसेज विच इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड एसेट्स। फाइनेंशियल सर्विसेज आर नीडेड फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? ऐसी सर्विसेज होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आप बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आए रोज़ आप देख सकते हैं कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं या ईएमआई के से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये जो ईएमआई है ये एक सर्विस है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है। या आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करते हैं तो ये भी एक सर्विस है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लोगों को। तो ये सर्विसेज क्या काम करती हैं? दे सर्विसेज विच इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे या तो मनी को इन्वेस्ट करने का काम किया जाता है या मनी को लैंड किया जाता है, लोगों को, बारोवर्स को दिया जाता है, या मनी यानी मनी को मैनेज किया जाता है, एसेट्स को मैनेज किया जाता है अंडर दी इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं? बोरोइंग एंड लैंडिंग, इन्वेस्टिंग होता है यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मेकिंग एंड एनेबलिंग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स, मैनेजिंग रिस्क। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में होती है। तो अगर हम अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं या प्रोवाइड की जाती है आपको। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपने देखे होंगे बहुत सारे बैंक्स होते हैं आपके आस पड़ोस में। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये डिफरेंट टाइप के बैंक्स होते हैं। ये कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं और कस्टमर्स का कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्रेडिट चेक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स आम पब्लिक ट्रांजेक्शन्स कर पाती है। लेकिन कुछ और बैंक्स भी होते हैं यहाँ पे, मुल्क में बहुत सारे बैंक्स होते हैं। तो इनका क्या क्या काम होता है? तो कंपनीज नीड कैश इन ऑर्डर टू ग्रो एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस। आपको पता होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है एक मुल्क में। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, या कोई लार्सन एंड ट्यूब्रो हो गया, या आईसीसी हो गया। बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा कैश पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से क्रेडिट ला पाते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक सेल सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू रेज द कैश। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं तो इनका क्या काम होता है? ये एक्चुअली एक मिडलमैन का काम कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं? ये फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी पब्लिक होना चाहती है, या एक इंसान ऐसा है कि जो चाहता है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले बहुत बड़ी मिकदार में, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन पब्लिकली वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो कुछ कंपनीज भी ऐसी होती हैं कि जो बहुत बड़े बल्क में शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं? ये उनको जो मनी होता है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो उसके रिटर्न में जो उनके शेयर्स होते हैं वो अपने ग्राहकों को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इनको प्रोवाइड कर लेते हैं, उनके शेयर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये इन्हीं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं। तो इनका क्या काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का? ये एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करते हैं बिटवीन दी कंपनी एंड दी कस्टमर। जो जिनके पास पैसा होता है उसके लिए, और जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ज़रूरत होता है, तो उन कंपनीज़ को क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है? ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहाँ से पैसा ले लेते हैं? ये इन्वेस्टर्स से ले लेते हैं। वो कहाँ से? उनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा होता है, तो वो बल्क में जो खर्च करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो इन्हीं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा खरीद पाते हैं। These securities come in the form of stocks and bonds, thus investment or essentially financial intermediary। जैसा मैंने अभी कहा कि ये intermediates होते हैं। तो इस तरह से to assist their clients in raising capital either by underwriting their shares or bonds or by acting as an agent in the issuance of securities। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं? ये काम करते हैं एज ए मिडल मैन। जो भी बॉन्ड्स वो बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इनके लिए ये एज एन मिडल मैन एक्ट कर लेते हैं। आप बात करते हैं हम क्रेडिट रेटिंग की। ज़ाहिर है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं मार्केट में, तो वो अपना स्कोर कार्ड कैसे दिखा पाते हैं? आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है तो, या कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसकी आप रैंकिंग, इंस्टीट्यूट की, एक यूनिवर्सिटी की आप रैंकिंग देखते हैं। यूजीसी जो है वो क्या करते हैं? यूजीसी एक रैंकिंग सिस्टम लाई है, तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है, कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। ए रैंक किया जाता है, A+ रैंक किया जाता है, बी रैंक दिया जाता है, या B+ रैंक दी जाती है। तो इस तरह से जिसका रैंक बी होगा तो वहाँ पे इन कंपैरिजन तो वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे जिसकी रैंक A+ होगी वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो उसका जो स्कोर है वो ज़्यादा है, यानी वो हाई रैंक पे है, यानी उसकी रेटिंग हाई है इस इन कंपैरिजन टू वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज जिसकी रैंकिंग फॉर एग्जांपल B है या C रैंकिंग है। तो जिसकी C रैंकिंग होगी तो वहाँ पे एक स्टूडेंट का इजीली एडमिशन हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे जाएगा, मुमकिन है कि बिना एंट्रेंस के भी उसका वहाँ पे हो जाएगा एडमिशन। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है या A ग्रेड की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो वो वहाँ पे सीट निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये कंपनीज़ भी जो भी होते हैं, जो भी बिजनेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, वो रेटिंग करवा लेती है अपनी, अपनी किसी रेटिंग एजेंसी से, जो एक्रेडिटेड रेटिंग एजेंसी हो, जो जानी मानी रेटिंग एजेंसी हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसल, जिसका मतलब हो गया CRISIL, यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। या एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में है जिसका जिसका जो
फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च यानी केयर रेटिंग। और तीसरी जो एजेंसी यहाँ पे है मेन वो है ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सो इस तरह से यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, CRISIL। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है केयर। कौन सी है, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। और तीसरी कौन सी है यहाँ पे इंडिया में, वो है ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इस तरह से ये तीन एजेंसीज यहाँ पे मेन एजेंसीज है जो क्रेडिट स्कोर बताती है, जो क्रेडिट रेटिंग बताती है डिफरेंट कंपनीज़ की। तो इस क्रेडिट रेटिंग से क्या हो जाता है, अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हाई होती है तो इससे पता चलता है कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, इसका बिजनेस करने का तरीका कैसा है। तो ये यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करेगा उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो इस तरह से अगर किसी की रैंकिंग हाई होगी तो वहाँ पर आपको जो रिटर्न्स है वो कम ही मिल सकते हैं। तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जानी मानी कंपनी है तो वो ज़्यादा आपको मुनाफा नहीं देगी, तो इस तरह से वो इंटरेस्ट रेट कम दे देते हैं। और अगर किसी का क्रेडिट रेटिंग लो है तो वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है लोगों को। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनीज़ की भी होती है तो उसको हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए होता है क्रेडिट स्कोर, जो रेंज होता है फ्रॉम 300 to 850। और मैक्सिमम ये हो सकता है 900 भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल्स का क्रेडिट स्कोर कहाँ से कहाँ तक होता है, 300 to 850। और कंपनीज़ के लिए क्या इशू किया जाता है, उनके लिए क्रेडिट रेटिंग इशू की जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कंपनी की रेटिंग कैसी है, तो उसी हिसाब से आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कंपनी कैसी चल रही है, कैसी परफॉर्म कर रही है। एक और किस्म की फाइनेंशियल सर्विस हमारे सामने है, वो कौन सी है, वो है कंज्यूमर फाइनेंस। यानी कंज्यूमर्स को शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है कुछ कंपनीज या कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स वगैरह, या बैंक्स भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस हो गई है। तो इस तरह से एक और सर्विस यहाँ पे है, वो है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है कि एक पर्सन के या एक कंपनी के अगर कोई रिसीवेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल उसने किसी से कलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसने कोई चीज़ सेल की है, तो फिर वहाँ पे उनके पास बिल्स रिसीवेबल है, तो वो ये बिल्स रिसीवेबल किसी को ट्रांसफ़र करें, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करें विदाउट वो उनको कलेक्ट करने के बजाय वो किसी थर्ड पार्टी को कलेक्ट करें, तो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्टरिंग में यही चीज़ होता है, जो बिल्स या इनवॉइसेस वगैरह जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे। और फिर आता है हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस भी एक फाइनेंशियल सर्विस है। आजकल आप देख रहे हैं कि हाउसिंग के लिए अगर किसी को घर बनाना है तो उसके लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट बैंक्स या डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो हाउसिंग फाइनेंस भी एक किस्म की जो फाइनेंशियल सर्विस आजकल प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी अर्नर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स विद देयर बेसिक नीड्स और रूफ ओवर देयर हेड। तो यहाँ पे जिनको लगता है, इन कंपनीज़ को लगता है कि ये कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको मतलब ये श्योरिटी होगी उन लोगों को कि ये पे कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं, तभी इनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कौन से LIC देता है, नेशनल हाउसिंग बैंक देता है, या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ भी यहाँ पे हैं। इसमें HDFC बैंक है या कमर्शियल बैंक्स है, ये भी हाउसिंग फाइनेंस देते हैं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, निधीज, चिट फंड्स, कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट सोसाइटीज़, एम्प्लॉयर्स एक्सटेंडिंग सेट ऑफ लोन फॉर हाउसिंग बिसाइड्स प्राइवेट मनी लेंडर्स। तो इस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर भी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर भी है वो भी प्रोवाइड करता है क्या, हाउसिंग फाइनेंस। और फिर आता है हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे एक और है, वो है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग या मैनेजमेंट कंपनी। ये ऐसी कंपनीज़ होती है, तो इनकी सर्विसेज IC कंपनीज़ लेती है। ये कंपनीज़ होती है तो इनकी सर्विसेज कौन लेते हैं, IC कंपनीज़ लेती हैं, जिनके नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स ऐसे NPAs इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे हो गए कि जो अब मतलब कुछ नहीं कमा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल देखा जाता है कि जो कुछ कंपनी अगर गवर्नमेंट की ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप एयर इंडिया को मान लीजिए, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इससे क्या होता है कि इसकी मेंटेनेंस में ही अब खर्चा लगता है, ज़्यादा खर्चा लगता है, जितना ये कमा लेते हैं उससे ज़्यादा इनको वापस लग जाता है मेंटेनेंस में या बाकी चीज़ों में। तो इस तरह से ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, या कोई ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो उसको भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर किसी कंपनी के ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये कंपनीज़ क्या करते हैं, ये इन्हीं एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी का काम की सर्विसेज लेते हैं। वो इनको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आप कन्वर्ट करें इनटू द परफॉर्मिंग एसेट्स, और फिर जो कंपनी है वो खुद भी बच जाएगी और ये एसेट्स भी अच्छी तरह से फिर चल पाएंगे। तो ये हो गए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज।
तो इस तरह से ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है इनको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इनको भी खतरा होता है कि अगर कोई बिजनेस पूरा डूबने के कगार पे है तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है डिपॉजिटरी सर्विसेज। डिपॉजिटरी से आपको समझ आया होगा कि ये अगर आप इसका वर्बल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब हो गया जहाँ पे आप कुछ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ डिपॉजिट्स किए जाते हैं, यानी ये ऐसा काम करती हैं जो आप के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ले लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप इन डिपॉजिट्स जो आप रखना चाहते हैं वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ वो वहाँ पे डिपॉजिट रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम इज कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटीज़ होती है इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये ट्रांसफर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड शेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये डीमेट करते हैं या डिमेटीरियलाइजेशन ऑफ दी। फॉर एग्जाम्पल पहले आप देखते थे कि जो स्टॉक मार्केट होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अगर कोई किसी ऐसे कोई खरीदना है, कोई शेयर खरीदना है, कोई किसी कंपनी का शेयर खरीद लेना है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता था, खुद ही जाना पड़ता था और वहाँ पे खरीद लेना पड़ता था। बहुत सारे कागजात आपको बनाने पड़ते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल डीमैट अकाउंट आ गया है। तो आप डीमैट अकाउंट की मदद से क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको परचेज़ करना है, जो भी आपको किसी भी कंपनी में अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। घर बैठे मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल जीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है या बाकी कंपनीज़ है। तो इस तरह से ये डिमेटीरियलाइजेशन हो गया। तो ये डिपॉजिटरी सर्विसेज भी क्या करती हैं, डिमेटीरियलाइजेशन ऑफ दी सिक्योरिटीज़ करते हैं। फिर आगे डेबिट कार्ड्स। तो डेबिट कार्ड्स का मतलब हो गया कि ये इन लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज कुछ लोगों को, ताकि वो जितना पैसा, मतलब कुछ लिमिट तो रखते हैं, लेकिन अगर उनके बैंक के अकाउंट में कोई पैसा भी नहीं होता है तो भी वो वहाँ से निकाल पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस तरह से डिफरेंट हो गए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप वो पैसा निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं किसी भी जगह पे दुनिया में। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं है तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देगा, बैंक आपको इंस्टेंट, वो जब आप निकालोगे तो आपको मतलब कोई रुकावट नहीं हो जाएगी, लेकिन आपका बैलेंस वहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ रीपे करनी पड़ती है। फिर आता है एक और फाइनेंशियल सर्विस, वो क्या होती है, वो है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग इज एन इंटरनेट बेसिक स्टॉक ट्रेडिंग फैसिलिटी वेयर इन्वेस्टर कैन ट्रेड शेयर्स थ्रू ए वेबसाइट विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन फ्रॉम द ब्रोकर, ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद रिच इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम। तो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग भी ऐसी ही चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे है। इंडिया में नंबर 1 पे जो शेयर ट्रेडिंग कंपनी है, जो ब्रोकिंग ऐप है, वो कौन सा है, ब्रोकिंग सर्विस है वो जीरोदा है, और फिर बहुत सारी और सर्विसेज यहाँ पे है। तो यहाँ ये सब चीज़ें आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट दी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारा एक और बचता है, यहाँ पे हमारा एक और जो है रेगुलेटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेबी एक रेगुलेटर है फाइनेंशियल सिस्टम में, या आरबीआई पे एक रेगुलेटर है, या आईआरडीए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आरईआरए है रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए है। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट कंपनीज़ बनाई गई है। यानी सेबी का जो डोमेन है वो कहाँ पे करते हैं, रेगुलेट करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स। सेबी का कंट्रोल होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, ब्रोकर्स पे, या मर्चेंट बैंकर्स पे, या रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर में उसका कंट्रोल होता है। सेबी इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के इसके अंडर आ जाती हैं। डिपॉजिटरीज आते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी सेबी के अंडर ही आ जाती हैं। इन सभी को क्या कौन सा कंट्रोल करता है, सेबी कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फिर आता है आरबीआई। आरबीआई की इनको कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, या अगर नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके प्ले लिस्ट दी हुई है इकोनॉमिक्स की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है और क्या करता है, प्राइमरी डीलर्स को कंट्रोल करता है। इस तरह से आईआरडीए की इनको कंट्रोल करता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को या पेंशन कंपनीज़ को, पेंशन फंड्स को कौन सा कंट्रोल करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या रियल एस्टेट कंपनीज़ को आरईआरए कंट्रोल करती हैं। तो इनके जो डिटेल्ड फंक्शंस है इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो हम डिफरेंट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये जो टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी जो भी इसमें रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपको याद रखना है इसमें किन सर्विसेज की क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।